हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने स्टार्ट कर रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम स्टडी कर चुके हैं कि सेल क्या होती है। एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जो ऑर्गेनिज्म की लिविंग बॉडी है उसके लिए सेल का एग्जिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बिकॉज़ वही सेल की हेल्प से ही उसका स्ट्रक्चर बनता है एंड फर्दर सेल ही डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, फंक्शंस हैं, वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल्स पढ़े और आगे पढ़ते पढ़ते आज हम स्टार्ट करेंगे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में। तो आज का हमारा जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनेलीज, जी हाँ, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसे हम जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ये होते क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो हमें पता है कि जो सेल की आउटर लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, जिसकी हेल्प से सारे के सारे जो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, वो बाउंड रहते हैं और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। सेल को एक अलग से अपना जो अस्तित्व है वो प्रदान करती है, जिसकी हेल्प से सेल की जो एग्जिस्टेंस है वो बनती है। तो वो होती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, कि सेल की जो आउटर कवरिंग है हम उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, किस किस मटेरियल से मिलके वो बनी है, कैसा है उसका स्ट्रक्चर। एंड फर्दर सेकंड में हम बात करेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के लिए क्या क्या फंक्शंस कैरी कर रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करेगी और सेल के लिए कितनी इसकी इम्पोर्टेंस रखती है, आज हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कैसे बनी है। तो इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें दो तीन जो मॉडल्स हैं वो स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। तो देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सेल की एग्जिस्टेंस के बाद इसके जो ऑर्गेनेलीज हैं उस पर काम किया गया। तो सेल मेम्ब्रेन है जो, उसको देखते हुए उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे गॉल्टर एंड ग्रेंडल 1925 में। इन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पे सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने एक मॉडल दिया जिसे बोला जाता है बाई मोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल। ठीक है, और ये साइंटिस्ट गॉर्टर एंड ग्रेंडल सबसे पहले इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे काम करना स्टार्ट किया। और ये क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये बेसिकली दो लेयर ऑफ लिपिड से मिलके बनी होती है। जी हाँ, जिसे हम डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो लिपिड के दो लेयर्स होंगी, और एक हम लिपिड की बात करें तो एक जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है, फर्दर उसमें टू कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक पोलर हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोफिलिक हेड भी बोलते हैं, और सेकंड उसका पार्ट होता है एक टेल, और जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है, और जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। एंड जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, ये हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिक मीन्स अवे, फोबिया होना, तो ये पानी से दूर भागती हैं और ये एक दूसरे को क्या करती हैं, फेस करती हैं। ठीक है, इस टाइप से ये सबसे पहले वर्क आया सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे, जिसे नाम दिया जाता है बाई मोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल। ठीक है, कि जो लिपिड का है बाई मोलिकुलर, वो एक लीफ का जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे है। ठीक है, फ्लैट है लिपिड की बाई लेयर। एंड यहीं पे काम रुक नहीं जाता, इसके बाद
सेकंड साइंटिस्ट आए, सेकंड मॉडल आया हमारे पास, और ये 1935 में आया। ठीक है, तो उस फर्स्ट मॉडल था जो बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लीफलेट वाला, उससे 10 सालों बाद ये मॉडल एग्जिस्टेंस में आया, और इसको बोला जाता है डेनिली डेवसन मॉडल। ये दो साइंटिस्ट थे, डेनिली एंड डेवसन, इन्होंने प्रपोज किया था। और ये बेसिकली कहते क्या हैं कि जो उसी मॉडल को इन्होंने आगे उसमें थोड़ी हम बांधे चेंजेस करे, उसको आगे कैरी किया। तो ये क्या कहते हैं कि जो बाई मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड्स होती हैं, ये एक सैंडविच टाइप में प्रेजेंट होती हैं। इसके दोनों जो लिपिड्स की बाई लेयर हैं, इनके दोनों साइड, आउटर एंड इनर, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से जैसे कि एक सैंडविच होता है जिसके अंदर हम बाहर दो ब्रेड रखते हैं और बीच में जो मटेरियल है वो डालते हैं, तो इसी टाइप में ये क्या बोलते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के दोनों साइड, आउटर साइड भी और इनर साइड भी। ठीक है, इसी वजह से ये सैंडविच मॉडल के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ, और इसे आज भी हम सैंडविच मॉडल के नाम से जानते हैं। तो ये सेकंड मॉडल है हमारे पास, द सैंडविच मॉडल। बहुत आसान, बहुत सिंपल। क्या बोल रहे हैं ये कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके आउटर और इनर दोनों सरफेस पे क्या प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स। क्लियर। तो ये था हमारे पास सेकंड मॉडल। इसके बाद आगे काम स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 1950 के अराउंड आते आते जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसकी इन्वेंशन हो चुकी थी। तो उससे जो डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको चेक किया गया, उनकी स्टडी की, उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स देखे गए, और बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स चेक किया गया, उसके लिए साइंटिस्टों ने यूज़ किया जो ह्यूमन आरबीसी सेल थे, उसकी सेल मेम्ब्रेन को ज़्यादा स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। और केमिकली स्टडी भी की, केमिकल की स्टडी भी की उन्होंने आरबीसी से। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स जो ह्यूमंस की होती हैं उस पर आगे जो एक्सपेरिमेंट थे वो किया गए, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर्स देखे गए। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर में, सेल मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या देखने को हमें मिलता है उस स्टडीज़ के बेस पे, तो वो हम स्टडी करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, उन्होंने देखा साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है दो लिपिड्स की बाई लेयर से। ठीक है, आउटर और इनर। एंड उस जो बाई लेयर है लिपिड की, उसमें जो अरेंजमेंट है लिपिड्स का वो कैसा है, अगर हम उसको देखें तो बेसिकली जो हमने पहले भी बात किया है, जो एक लिपिड होता है उसके अंदर दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। इसका एक पोलर हेड होता है, एक सेकंड इसकी टेल प्रेजेंट होती है। तो जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ठीक है, और वो क्या करेंगे, एक दूसरे को फेसेस करेंगे, एंड इसके जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक्स सेकंड पार्ट टेल्स होती हैं वो एक दूसरे को अंदर से फेस करेंगे, और आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, पोलर हेड्स। ठीक है, और हम उन्हें हाइड्रोफिलिक हेड भी बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इन्होंने क्या देखा अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर कि जो बाई लेयर हैं उनका अरेंजमेंट क्या है, कि उसके अंदर जो हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं, हेड हैं, वो बाहर की सरफेस पे प्रेजेंट हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, नॉन पोलर्स हैं, वो एक दूसरे को अंदर से के फेस कर रही हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा। उसके बाद फर्दर जो बायोकेमिकल स्टडीज़ थी वो आगे की गई सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, और हमें दिखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके लिपिड बाइलेयर के साथ साथ इसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, और प्रोटीन्स की जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो हमें दिखाई दिए कि यहाँ पे दो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम इंटीग्रल बोलते हैं एंड सेकंड को पेरिफेरल। ठीक है, तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है पहले हम वो देखते हैं। इंटीग्रल मीन्स होता है इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक मीन्स अंदर। ठीक है, जो विद इन सेंटर प्रेजेंट हो, दो अंदर की प्रेजेंट हो, हम उन्हें बोलते हैं इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल टाइप ऑफ प्रोटीन्स। एंड सेकंड पेरिफेरल का मतलब लें तो पेरिफेरल मतलब होता है कॉर्नर या फिर एक्सट्रिंसिक, जो बाहर के सरफेस पे प्रेजेंट हो, उस वर्ड को बोलते हैं हम पेरिफेरल। ठीक है, तो पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन से होते हैं,
ऐसे प्रोटीन्स जो लिपिड बाइलेयर के सरफेस पे प्रेजेंट हो, वो अंदर की ओर भी हो सकते हैं, बाहर की ओर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो प्रोटीन्स पेरीफ्री पे, जो बाहर की ओर जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें नाम देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। क्लियर। सेकेंड टाइप के हम देखें इंटीग्रल प्रोटीन्स, तो मैंने बताया इंटीग्रल मीन्स अंदर, इंट्रिंसिक। तो ऐसे प्रोटीन्स जो पार्शली और टोटली या फिर कंप्लीटली बरीड हों, किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। एंड आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ पेरिफेरी पे प्रेजेंट हैं, एंड जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो क्या है, अंदर धसे हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर। इसी के टाइप्स, इसी के साथ साथ जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं ये अगर कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो, कंप्लीट उसके हम बात करें थ्रू आउट लिपिड मेम्ब्रेन के, लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट हो, तो हम उन्हें नाम देते हैं टनल प्रोटीन्स। जी हाँ, जैसे एक रोड के बीच में टनल होती है जो पूरे के पूरे रोड को क्रॉस कर रही होती है, ठीक है, या फिर एक दीवार के अंदर टनल होती है, सुरंग। तो उसी टाइप में ये प्रोटीन्स जो कंप्लीट क्रॉस कर रहे हो लिपिड बाइलेयर को, हम उन्हें नाम देते हैं टनल प्रोटीन्स, ठीक है। और ये देखिए जो टनल प्रोटीन्स हैं ये कंप्लीट एम्बेडेड होते हैं थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर। तो ऐसे प्रोटीन्स को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, हम उन्हें निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उन्हें निकालेंगे तो जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो टूट जाएगा, चेंजेस हो आ जाएंगे उसमें, तो हम इन्हें ईजिली रिमूव नहीं कर सकते। और अगर हम पेरिफेरल प्रोटीन्स की बात करें तो वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और हम उन्हें ईजिली रिमूव कर सकते हैं वहाँ से, जो सरफेस से हम उन्हें उतार सकते हैं और आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास टू टाइप के प्रोटीन्स, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस, कि वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर कैसे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर। इसके बाद जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी है, इसके बेस पे जो सेल मेम्ब्रेन है इसको बोला जाता है जैसे आइसबर्ग फ्लोटिंग इन सीज। जी हाँ, जैसे समुद्र के अंदर जो आइसबर्ग्स होते हैं वो तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, उसी टाइप में सेल मेम्ब्रेन को कंसीडर किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन ए सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। जी हाँ, कि जैसे हम इसकी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि जैसे फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर है वो लाइक एज ए सी है, समुद्र की तरह है, और उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है एज ए आइसबर्ग। जैसे समुद्र के अंदर आइसबर्ग प्रेजेंट होते हैं वैसे ही हैं प्रोटीन्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर। क्लियर। तो ये इस नाम से इसे जाना जाता है, आइसबर्ग फ्लोटिंग इन सी, ठीक है। जैसे समुद्र के अंदर आइसबर्ग तैर रहे हैं उसी टाइप में प्रेजेंट है हमारे पास प्रोटीन्स इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्लियर। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़। और नेक्स्ट है हमारे पास हमारा फोर्थ मॉडल, दैट इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉडल है। इससे पहले जितने भी हमने मॉडल पढ़े तो वो क्या थे, एक हायरार्की में प्रेजेंट थे, जो कि स्टार्टिंग से बिल्कुल लोवेस्ट बेस से स्टार्ट होके कैसे कैसे जो सेल मेम्ब्रेन है उसको एक्सप्लेन करा गया, उसकी डिस्कवरी की गई, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखा गया। और जो लास्ट है ये सबसे लास्ट वाला मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और सबसे न्यूली अगर हम बात करें उसके बाद कोई भी मॉडल प्रपोज नहीं किया गया, एंड ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड भी है, वाइडली एक्सेप्टेड है। एंड ये जो मॉडल है ये प्रपोज किया सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने 1972 के अंदर ये मॉडल है जो वो प्रपोज किया। तो ये क्या कहते हैं, बिकॉज इसके 1972 के आते आते बहुत सी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ थी वो आ चुकी थी, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ हो चुकी थी। तो इन्होंने क्या देखा, ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये क्या कहते हैं कि द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। ये क्या कहते हैं कि जो लिपिड्स हैं उनका नेचर कैसा है, क्वासी फ्लूइड,
ठीक है, वो क्वासी फ्लूइड है ना कि सॉलिड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कोई दीवार है, ठीक है, सॉलिड है और उसके अंदर पाइप्स प्रेजेंट हैं उस लाइक एज ए प्रोटीन, तो ऐसा नहीं है। ये क्या कहते हैं कि जो लिपिड्स हैं ये क्वासी फ्लूइडी स्टेट में है, फ्लूइडिटी है, सॉलिड नहीं है। ठीक है, और फ्लूइड स्टेट में है तो वो क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं जो प्रोटीन्स उनके अंदर प्रेजेंट हैं, टू टाइप के प्रोटीन्स, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। वो जो प्रोटीन्स हैं उनको अलाउ करते हैं क्या, उनकी मूवमेंट। ठीक है, कि वो लेटरल साइड पे, लेटरल सरफेस पे मूव कर सकें। जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है जैसे बाइंड है, वो ऐसा नहीं है कि जो एक जगह पे बाइंड है तो वहीं पे बाइंड रहेगा, नहीं, क्योंकि जो हमारी लिपिड बाइलेयर है उसकी नेचर क्या है, फ्लूइडिटी नेचर है, फ्लूइड है, तो उसमें मूवमेंट होगी। तो जो फ्लूइड के अंदर जो प्रोटीन है वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या करते हैं, प्रोटीन लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और इस एबिलिटी को कि मूवमेंट कितनी हो रही है, ठीक है, हम नाम देते हैं फ्लूइडिटी नेचर। ठीक है, कि कितना हमारी मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी नेचर है। सिंपल सी बात, बिकॉज वो सॉलिड नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है, क्वासी फ्लूइड, सॉलिड नहीं होता। ठीक है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। बिकॉज जो सेल ग्रोथ है, अगर हम बात करें सिंपल, कि अगर सेल मेम्ब्रेन सॉलिड हो तो जब सेल के अंदर ग्रोथ होगी तो उसका जो एरिया है वो एक्सपेंड ही नहीं होगा। ठीक है, ब्रेकेज आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, क्वासी फ्लूइड की नेचर है, उसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ मॉडल, सबसे लेटेस्ट का मॉडल। तो इस टाइप से ये हमने स्टडी किया कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है। बेसिकली 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्टली लिपिड बाइलेयर, सेकेंडली प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने उसकी अरेंजमेंट देखी, प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स का क्या अरेंजमेंट है, क्लियर। तो ये था ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन है मेंटेन द इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल। जी हाँ, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो हमारी एक सेल है उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, मतलब उसकी अस्तित्वता बनाए रखती है। कि जी हाँ, उसके अंदर सारा कुछ प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो जो एक सेल है उसको इंडिविजुअल का नेचर देता है। ठीक है, उसको सभी बाकी सेल से अलग करता है, बाकी कंपोनेंट से अलग करता है। क्योंकि अगर हम बात करें किसी को भी अलग करने के लिए, सिंपल एक दीवार चाहिए, हम बात करें एक दीवार लाइक कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, अलग कर रही है सेल मेम्ब्रेन, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सेल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको बाकी कंटेंट से अलग कर रही है। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन क्या करती है, इंडिविजुअलिटी प्रदान करती है कि यस, एक सेल को एग्जिस्टेंस देती है कि तुम सेल हो। ठीक है, तो सेकंड है हमारे पास, ये डिफ्रेंशिएट द सेल फ्रॉम एनवायरमेंटल मटेरियल। ठीक है, सेकंड इंडिविजुअलिटी प्रदान कर दी। तो उसके बाद क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये डिफ्रेंशिएट करेगी एक सेल को के अदर सेल से भी, और अदर जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे भी। ठीक है, एंड बेसिकली जो सेल के अंदर का कंटेंट है उसको अलग कर देगी बाहर के एनवायरनमेंट के मटेरियल से। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, कि जितना भी सेल के अंदर का कंटेंट है उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्शन भी कर रही है और उसको डिफ्रेंशिएट कर रही है अदर जो एनवायरमेंटल मटेरियल है उससे। ठीक है, सेकंड थर्ड है इसका जो फंक्शन, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि जो हमारे पास फ्लूइड नेचर हमने स्टडी किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस में काम आती है, जैसे सेल ग्रोथ हो गया, सेल डिवीज़न हो गया, सेल सिक्रीशंस हो गए। ठीक है, तो क्योंकि सेल का जो नेचर है, सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो क्या है, फ्लूइड मोज़ेक। ठीक है, फ्लूइडिटी है उसके अंदर, हमने अभी बात की। तो जो सेल ग्रोथ होगी, जब सेल का साइज़ बढ़ेगा
तो जैसे जैसे अंदर से साइज़ बढ़ेगा तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी एक्सपेंड होगी, सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड होगी तो जो सेल की ग्रोथ हो जाएगी। जब सेल सेकंड हम देखें सेल डिवीज़न के टाइम, जो एक सेल है दो में कन्वर्ट होगी, तो सेल डिवीज़न के लिए भी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी डिवीज़न होगी, तो उसका जो फ्लूइडिटी नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फोर्थ है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल को अलाउ करती है। ठीक है, बिकॉज जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम उसे सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। ठीक है, मीन्स ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ऐसे नहीं कि सभी चीज़ों को आने जाने देगी, कंप्लीटली परमिएबल नहीं है, सिलेक्टिवली है। कुछ एक ही जो सब्सटेंसेस हैं उनको अलाउ करती है, जो हमारी सेल की ग्रोथ के लिए वो रिक्वायरमेंट है जिन प्रोडक्ट्स की, जिस सब्सटेंसेस की, उनको अलाउ करेंगे। ठीक है, और जो कुछ वेस्टेज प्रोडक्ट होंगे उनको बाहर निकालना है तो उसके लिए वो अलाउ करेंगे। तो कुछ एक ही ऐसे स्पेशल जो नीडेड प्रोडक्ट है, नीडेड थिंग्स हैं, उसके लिए ये क्या करती है, अलाउ करती है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, तो एज ए गार्ड वर्क कर रही है, सिंपल सी बात कि जैसे हम कोई भी बॉर्डर क्रॉस करें तो वहाँ पे आर्मी मैन खड़े होते हैं, वो हमें चेक करते हैं, जिसका भी जो नीड हो, ज़रूरत हो, उसको आने देंगे, जिसके पास कंप्लीट आईडी पासपोर्ट है। इसी टाइप से जो सेल के लिए कंप्लीट नीडेड प्रोडक्ट है, नीडेड थिंग है, उसको ये क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। अदरवाइज जो सेल मेम्ब्रेन है बाकी प्रोडक्ट्स को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका जो नेचर है वो क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ये जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के मेथड्स इसमें दो टाइप से हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में। फर्स्टली पैसिवली एंड सेकंड एक्टिवली। तो हम बात करते हैं ये क्या होते हैं दोनों टाइप। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल सी बात, पैसिव मीन्स टाइप ऑफ मूवमेंट मॉलिक्यूल। इन इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। सिंपल सी बात कि ऐसे टाइप की मूवमेंट, पैसिवली मूवमेंट, जिसके अंदर कोई भी जो एनर्जी है, एटीपीज हो गए या सेल को कोई भी एनर्जी उसकी ज़रूरत ना हो। ठीक है, ये अपने आप होगी। एंड इस जो प्रोसेस है उसमें जो मूवमेंट रहेगी मॉलिक्यूल्स की, वो कहाँ से कहाँ रहेगी, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और जहाँ पे भी कोई भी थिंग्स है उसकी जो कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से वो मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की ओर चला जाएगा किसी भी एनर्जी के बिना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसे हम आल्सो डाउन हिल मूवमेंट भी बोलते हैं। आप इसे इजीली समझ सकते हैं, डाउन हिल, जैसे ही डाउन मतलब नीचे, हिल मतलब किसी ऊंची जगह से, पहाड़ी से नीचे आना। सिंपल, जब हम अपने घर के अंदर भी जो सीढ़ियाँ होती है उससे नीचे उतरते हैं तो हमें जो एनर्जी है उसकी ज़रूरत नहीं होती, हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, उल्टा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हम फिसल ही ना जाएं। तो इसीलिए इसे भी क्या बोलते हैं, डाउन हिल मूवमेंट, किसी ऊंची जगह से नीचे आना। तो उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है, तो ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट आगे फर्दर कुछ टाइप में होता है तो हम उसको कैरी करते हैं। फर्स्ट है इसका टाइप सिंपल डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, पहले हम उसे लें। तो डिफ्यूज़न होता है सिंपल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, दैट इज़ द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। ठीक है, तो हम बात करें इसमें डिफ्यूज़न के अंदर, तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, डिफ्यूज़ कर जाते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जहाँ पे भी उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ से चलेंगे और रुकेंगे कहाँ पे जाके, जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम है। तो हम इसे सिंपली एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम अपने घर में एक अगरबत्ती जलाते हैं। ठीक है, तो हम जिस कॉर्नर में अगरबत्ती जलाएंगे, आप कुछ टाइम बाद देखना, आफ्टर 5 और 10 मिनट्स के बाद, कि उस जो अगरबत्ती की खुशबू है वो पूरे के पूरे घर में फैल जाती है, पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, तो वो हो रहा है ड्यू टू डिफ्यूज़न, कि जो गैसेस हैं उसके अंदर गैस हैं वो उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि अदर जो हमारे कॉर्नर्स हैं रूम के, वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है उस अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं उसकी कम है, तो इसलिए उसकी मूवमेंट हो जाएगी। तो इसी टाइप में जो सेल है उसके अंदर भी क्या होगा कि मूवमेंट होगी
पार्टिकल्स की जो न्यूट्रल सोल्यूट मॉलिक्यूल है, बेसिकली इसके अंदर वो ही होगी, क्योंकि जो हम बात करें अभी हमने पढ़ के आए हैं कि जो फॉस्फोलिपिड होती है उनका नेचर हमने नॉन पोलर होता है बेसिकली। तो इसी की वजह से वो किसी भी जो पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेंगे। तो इसके लिए मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे उनकी फ्रीली क्या होगी, डिफ्यूज़न होगी। तो सिंपल डिफ्यूज़न क्या है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसकी मूवमेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बाय सिंपल डिफ्यूज़न जो न्यूट्रल सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं मूव करेंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। क्लियर। सेकंड है हमारे पास ऑस्मोसिस, ठीक है। ये भी एक जो पैसिव ट्रांसपोर्ट उसका टाइप है, बिकॉज इसमें भी कोई जो एनर्जी है उसकी यूज़ नहीं पड़ती, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें ऑस्मोसिस को देखते हैं सबसे पहले। तो ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूज़न थ्रू मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली उनका मूवमेंट होता है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बीच में जो डिफरेंस है बेसिकली थोड़ा डिफरेंस होता है कि इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, ठीक है। तो इसमें मेम्ब्रेन वर्ड बीच में आ जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ द वाटर बाय डिफ्यूज़न थ्रू मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो इसमें मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है डिफ्यूज़न, तो हम उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। इसमें भी जो मूवमेंट रहेगी वो रहेगी सिंपली हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम अगर वाटर की बात करें तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोर बाइलिपिड का नेचर है उसका, तो वो नॉन पोलर होता है, तो वो उसे अलाउ नहीं करते, ठीक है। लेकिन फिर भी इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होती है। तो इसके लिए क्या होते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर चैनल प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये था हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सिंपल डिफ्यूज़न, सेकंड हमने पढ़ा ऑस्मोसिस। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टाइप एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जिसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, सिंपल भाषा में हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसमें वर्ड आता है अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन, ना कि अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो दैट इज़ द मूवमेंट फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, चाहे वो दो ही हैं नंबर में, लेकिन फिर भी वहाँ मूव कर रहे हैं जहाँ पे उनका नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब भी हमें कोई थिंग्स कोई सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाना हो तो हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। हमें कुछ देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट होगी। तो इसके लिए सेल को क्या यूज़ करनी पड़ेगी, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी की फॉर्म में सेल एनर्जी यूज़ करेगी, और जो प्रोटीन्स हैं उनकी हेल्प से जो भी कोई पार्टिकल है, सोल्यूट पार्टिकल है, उसकी मूवमेंट की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम अपहिल मूवमेंट भी बोलते हैं, सिंपली बिकॉज अपहिल, अप मतलब ऊपर, हिल मतलब किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना। तो हम किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ें या फिर घर में सीढ़ियों के ऊपर चढ़ें, अपने छत पे जाएं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। आप थोड़ी 2-4 बार चढ़ेंगे तो आप थकान महसूस करेंगे, तो क्यों, बिकॉज हम एनर्जी दे रहे हैं। इसी टाइप में तो जो सेल है, जब इसको भी कोई मूवमेंट करवानी है सोल्यूट पार्टिकल की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल मूवमेंट, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो सोडियम पोटाशियम पंप होता है, ठीक है। तो वो हम बाद में कैरी करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये था हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं उसके डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कैसे हमारे पास जो सेल है उसका सेल मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, क्या क्या उसके कंपोनेंट हैं, एंड उसके बाद हमने स्टडी किए उसके डिफरेंट फंक्शंस, किस टाइप में वो हमारी जो सेल है उसको रेगुलेट कर रही है, उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है सेल मेम्ब्रेन का। क्लियर।
ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।